गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, ये आज आपकी रिवीजन की लास्ट क्लास है। कल आप लोग बैटल ग्राउंड में होंगे। ठीक है, कल आप लोगों को एग्ज़ाम जाके देना है। तो अब जो भी है, आज के आज पढ़ के चिल मारो। अब बस कल का दिन बचा आपके पास। तो आज का दिन कोशिश करो अपने आप को कूल डाउन रखो आप। ठीक है, जिन लोगों ने वाकई में मेहनत की होगी, सिंसियरिटी से पढ़ाई की होगी, तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा होगा, थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा होगा। ये पोर्शन बचा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, वो पोर्शन बचा उससे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उनसे मैं कहूँगा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, रिलैक्स करिए, थोड़ा सा चिल करिए, और जितना हो चुका है उसके रिवीजन पे फोकस करिए। आज ही के दिन के लिए मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स के लिए बोला है कि शॉर्ट नोट्स बना के रखें। तो वो जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवीजन करना होता है तो उसमें काम आते हैं, है ना। 2x में आपको मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिल जाएगा। आप जाइए उसको, जो भी लेक्चर 10 तक हो गया है ना, उसको 2 टाइम्स स्पीड में करके देख लो आज आप। तो अभी तक जितना भी पोर्शन हो चुका है दैट इज ओके। अब उसको बस रिवीजन पे फोकस करिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए कह रहा है बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, लुइस पास्चर ब्लड ग्रुप्स, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन। यानी इस साइड आपकी थ्योरी लिखी है, इस साइड आपका उनके इन्वेंशन इन्वेंटर लिखे हैं। इस साइड इन्वेंटर, इस साइड उनकी इन्वेंशन। बिकॉज ये होता है एग्जाम से पहले, इसीलिए जब ऐसा लगे क्वेश्चन लगा लो, है ना। क्विज वाले क्वेश्चन दोबारा लगा लो, या जो क्वेश्चन आपके पास लगे रखे हुए हैं वो दोबारा लगा लो जब ऐसा लग रहा हो कुछ भी नहीं पढ़ा है। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस अलग आएगा। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज लुइस पास्चर। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ओ, ये किसने डिस्कवर किए थे? लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे। उसके बाद आर एच फैक्टर डिस्कवर हुआ था इसमें। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए प्लस, ए माइनस, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो ये किसके बेसिस पे कहते हैं? आर एच फैक्टर, रीसस फैक्टर फुल फॉर्म है। तो अगर जिसमें आर एच फैक्टर मिलता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं मिलता है उसे नेगेटिव कहते हैं। तो ये आर एच फैक्टर को भी लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था इन 1940। ठीक है, और लुइस पैस्चर की बात करें तो लुइस पैस्चर का रोल है एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाने में, रेबीज की वैक्सीन बनाने में। पैस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन को प्रोसेस किसने डेवलप किया है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जर्म थ्योरी और फील्ड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये सब किसने डिस्कवर किया है? ये सब आपका लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज प्राइमरीली अटैक्ड बाय द HIV? HIV इनमें से किस सिस्टम पे अटैक करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम? हाँ जी। हाँ, HIV की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ठीक है,
इम्यून सिस्टम एक्चुअल में कहते किसको है? इम्यून सिस्टम हमारे कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेल्स, कुछ प्रोटीन्स, इनको मिला के कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, बॉडी का वो सिस्टम जो हमें इन्फेक्शन से बचाता हो, जो इन्फेक्शन से लड़ता हो, वो क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम। इसमें क्या आ जाता है? हमारी वाइट ब्लड सेल्स, हमारी एंटीबॉडीज, लिम्फेटिक सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इम्यून सिस्टम के। मेन इतना ध्यान रखना है, बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमें किससे बचाता है? जो हमें बचाता है आपका इन्फेक्शन से। ठीक है, तो HIV किस पे इम्पैक्ट करता है? इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल? ये मेरे ख्याल से आसान सवाल है, इसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। शक्ति खत्म, कल तो शक्ति चाहिए आपको। कल के लिए शक्ति बचा के रखिए, नींद पूरी लेंगे सब लोग ना सुबह जाने से पहले। हाँ, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? नहीं सर, राइबोसोम को नहीं कहा जाता, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं आपका। गोल्गी का काम उन लोगों ने कल देख ही लिया था, पैकेजिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स होते हैं। इनका मेनली काम ये होता है, बॉडी में से जो वेस्ट होता है ना, सेल में से जो वेस्ट पार्ट होता है उसे बाहर का रास्ता दिखाना। और कई बार कुछ ऐसा, मान लो कोई वेस्ट आ गया या कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उस पार्टिकल को अपने पास बुलाएगा कि आ जाओ आ जाओ, उसको पूरी तरफ से कवर कर लेगा। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइसोसोम कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आया तो उसे अपने अंदर बुला लेगा, आ जाओ, और फिर खुद क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद बर्स्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलिसिस। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, लिसिस मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऑटोलिसिस प्रोसेस से ये फॉरेन पार्टिकल से सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी बेचारा खुद भी जान दे देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैक ऑफ द सेल। Question number 4. Who among the following discovered the anti-rabies vaccine? Edward Jenner, James Lind, Louis Pasteur या रॉबर्ट कोच? इनमें से एंटी रेबीज वैक्सीन किसने डेवलप की है? हाँ जी, अभी शायद मैंने बताया था, कुछ याद करना, अभी क्या बताया था? जैनर नहीं होगा, जैनर ने तो स्मॉल पॉक्स की निकाली थी। जस्ट अभी मैंने बताया था, एंथ्रेक्स की वैक्सीन और ये रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई है? लुइस पास्चर ने। ठीक है, ये वैक्सीन आपका लुइस पास्चर ने बनाई है। वेल, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, which of the following blood group is considered as universal donor? Which of the following blood group is considered as universal donor? देखो, ब्लड ग्रुप में होता क्या, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी ए है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ए बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसको जीरो लिखते हैं, और जीरो को अमेरिका में ओ बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ, यानी ना उसमें एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आप उसको किसी भी तरह से एंटीजन बी नहीं दे सकते। एंटीजन बी चला गया तो वो खेल खेल जाएगा। ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ए वाले को ब्लड ग्रुप बी नहीं चलेगा, और ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं चलेगा। ठीक है, ए वाला सिर्फ और सिर्फ ए ले सकता है या ओ ले सकता है, ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, और ए वाले से तो वो कॉम्पैटिबल है।
इसी तरह से जो बी वाला है वो ए नहीं ले सकता, ए भी नहीं ले सकता, वो या तो बी लेगा या ओ लेगा। इसी तरह से ए बी वाला है, ए बी वाला सर आपका ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी भी एक्सेप्ट कर सकता है, ए भी ले लेगा, ओ भी ले लेगा, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है तो ये दोनों से कॉम्पैटिबल है। तो ये तो हो जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सब कुछ ले लेगा। लेकिन जो ओ वाला है वो देखो आप, वो ए के पास भी एक्सेप्ट डोनेट कर सकता है, वो बी को भी डोनेट कर सकता है, वो ए बी को भी डोनेट कर सकता है। तो ओ वाला हर किसी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ओ क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। तो ओ वाला अगर आप देखो तो ओ पॉजिटिव सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ नेगेटिव अगर मेनली अगर आप देखो तो वो सबको डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, खास तौर से ओ पॉजिटिव, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। चलो, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ ओ ए बी से देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ विकी जी, अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो काफ़ी कुछ पॉसिबल हो रहा है, और अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी मतलब ट्रांजिशन स्टेज में है ना। तो अभी तो फिलहाल बुक्स में ये सब अपडेट नहीं हुआ है, तो बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है तो आपके क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में भी अभी अपडेट नहीं होगा, है ना। तो जब इसके रिलेटेड थ्योरीज प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी, कंपटीशन में भी ये अपडेट हो जाएगा, तब हम वो अपडेटेड पोर्शन भी पढ़ाने लगेंगे। ठीक है। अभी तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों में यही चल रहा है तो हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, what part of the quinine plant is commonly used drug for malaria? What part of the quinine plant is commonly used drug for malaria? देखो मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनती है, क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन से बनती है। और क्लोरोक्विनिन के दवा, ये क्लोरोक्विनिन कहाँ से मिलता है, सिंकोना ट्री से मिलता है। अब सवाल ये है कि सिंकोना ट्री लीफ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, रूट से मिलता है, या स्टेम बाग से मिलता है। देखो मुगल डायनेस्टी, मिडिवल इंडिया का तो एग्जाम में अभी भी इम्पोर्टेंस ऑलरेडी बहुत कम है, मिडिवल इंडिया ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो उसको हटा देने ना देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। अगर हटा भी देंगे तो और क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, अदरवाइज अभी भी मिडिवल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कम ही है। कितने आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देख लिए जो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंस है वो आपका एंशियंट इंडिया है या फिर साउथ सदर्न इंडिया है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, सिंकोना ट्री की बार्क से बनता है, सिंकोना ट्री की जो बार्क होती है, बार्क मतलब पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ है तो पेड़ के आउटर कवरिंग में आपने देखा होगा छाल लटकती है। ठीक है, वो छाल तोड़ लेते हैं ना हम लोग, तो वो जो बार्क है उससे ये बनता है क्लोरोक्विनिन, और उससे किसकी दवा बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है। चलो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ many bones comprise the adult human skeleton? 204, 206, 208, 214। बिल्कुल सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडल्ट में कितनी हड्डी होती है, 206, और इन्फेंट में कितनी होती है, 300। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद सल्फर शावर? सल्फर शावर किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए, क्या लगता है सल्फर शावर किससे रिलेटेड होगा? तुक्के के हिसाब से कुछ लोग सी बता रहे हैं, गार्लिंग जी को बी पे डाउट है। देखो, पाइनस एक प्लांट होता है ना, पाइनस एक प्लांट होता है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उससे येलोइश क्लाउड्स बनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर शावर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से जो पाइनस प्लांट है, पौध ट्री है, ये प्लांट है, उससे उसके जो पोलन ग्रेन से एक बार कई बार बहुत तेजी से ये डिस्चार्ज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो पूरा येलो येलो पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सल्फर शावर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डिस्चार्ज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन्स इनटू द एयर फॉर्मिंग येलोइश क्लाउड्स। ठीक है, चलो कोई नहीं, ट्राई करा, अच्छी बात थी। तो गालिब जी तुक्का लगा रहा है, अरे मुझे लगा आप शायद थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, तुक्का था, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, तुक्का सही लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। बताओ। असर्शन, स्टेटमेंट ए कह रहा है पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। सही बात है, हमने क्या देखा था, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले लेते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। और रीजन कह रहा है दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो इसमें से ये बताना कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों करेक्ट हैं और आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। सी कह रहा है ए करेक्ट है बी फॉल्स है। ऐसा तो नहीं है, करेक्ट तो देखो दोनों ही हैं, तो सी और डी तो ऑप्शन नहीं होंगे, ए या बी में से कोई एक होगा। अब आप अपना लॉजिक लगाओ, जितना लॉजिक लगा सकते हो वो लगाओ। ठीक है, इसमें जितना लॉजिक लगा सकते हो वो लगाओ। आप लोग आंसर कह रहे हो ए, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसकी वजह से ये कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। आप समझ रहे हो, आप स्टेटमेंट ए को करेक्ट कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगा कहना कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसकी वजह से कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है? या फिर ये स्टेटमेंट कहना ठीक होगा कि ये कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आ गया 99% जनता बहक जाएगी, 99% आंसर ए लगाएगी, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक से सोचो। आप ए ऑप्शन बोल के ये कह रहे हो कि इसको हमने पहले यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला, इस वजह से ये कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। रीजन क्या है, रीजन है कि वो कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, यानी रीजन स्टेटमेंट ए है, रीजन स्टेटमेंट आर नहीं है, रीजन स्टेटमेंट ए है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, यस और नो? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ए एंड आर दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इज दैट क्लियर?
ऑलराइट, बाकी ये चार्ट तो मैंने दे ही दिया है, कौन क्या ले सकता है नहीं ले सकता है वो देखे रहना, ठीक है। इसमें से देखो, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिए कि ए बी वाले सब ले सकते हैं, ए वाले बी नहीं ले सकते, ए बी नहीं ले सकते, ठीक है। बी वाले ए नहीं ले सकते, ए बी नहीं ले सकते। प्लस माइनस का ऐसा याद रखना कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप प्लस है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो प्लस भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, नेगेटिव लेगा। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, ये समझो प्लस बोले तो नॉन वेज, ठीक है, और माइनस बोले तो वेज, ऐसे याद रखना। तो जो नॉन वेज खाता है तो वो तो नॉन वेज भी खा लेगा, वेज भी खा लेगा। यानी जो प्लस वाला है वो प्लस भी एक्सेप्ट कर लेगा, माइनस भी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ए प्लस की बात करो, ठीक है, अगर ए है तो वो बी तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये दोनों नहीं करेगा, ए बी भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो प्लस है तो वो माइनस वाले को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो माइनस है, मतलब वेजिटेरियन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे ए वाले केस में थे, ए वाला बी तो नहीं करेगा, तो बी वाले तो सारे ही हटा दो। ए बी भी नहीं करेगा, ये हटा दो। और अगर ये माइनस है तो प्लस नहीं ले सकता, तो ओ प्लस भी हटा दो और ए प्लस भी हटा दो। तो ए माइनस सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेगा, ए माइनस और ओ माइनस, ठीक है। एक दिन लगेगा, इसीलिए इसको मैंने आपके पीडीएफ में डाल दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना। समझना कुछ नहीं है, दो फैक्टर्स पे काम करना है। एलिमिनेट कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये देख लेना कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो बी नहीं लेगा, ए भी नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा। और अगर बी है तो वो ए नहीं लेगा, ए भी नहीं लेगा, ठीक है। और अगर ओ है तो ओ तो ना ही ए लेगा, ना ही ए बी लेगा, ना ही बी लेगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। और उसके साथ ये ध्यान रख लेना, अगर प्लस है तो वो प्लस भी लेगा, माइनस भी लेगा, और माइनस है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनस लेगा। ये दो चीजें ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखोगे तो सारी टेबल बना ले जाओगे। एक बार टेबल को और रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? कुछ कुछ हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? इज दैट क्लियर और नॉट? ब्लड ग्रुप से वैसे इतना चांसेस कम ही है, आ जाए तो उसके लिए मैंने बता दिया है। ये क्या, ये टेक्निक इससे कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। वरना ब्लड ग्रुप में तो बहुत सारी चीजें, मतलब या एक एक का याद रखोगे तो कहाँ तक रखोगे। तो ये दो फैक्टर्स याद रखोगे ना, ये दो फैक्टर्स, तो कभी भी आप ब्लड ग्रुप में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, आप बता दोगे ये क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव मेरे को बताओ, क्या ओ नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, यस और नो? बी पॉजिटिव क्या ओ नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा? करेगा, क्योंकि ये बी है। बी है तो कौन सा नहीं लेगा, ए नहीं लेगा, ए भी नहीं लेगा, ओ तो लेगा। और पॉजिटिव वाला तो सर पॉजिटिव भी लेता है, नेगेटिव भी लेता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव भी लेता है और नेगेटिव भी लेता है। तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। नो किस बात पे बोल रहे हो आप लोग? बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, क्या बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को करेगा एक्सेप्ट? बी पॉजिटिव क्या बी नेगेटिव को करेगा एक्सेप्ट?
हाँ जी। क्या बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को, अरे एक चीज के लिए डॉक्टर बन जाओगे? ऐसे तो कितने प्रोफेशन आप बदलोगे, कल पॉलिटिव बढ़ाऊंगा तो कब लॉयर होता है। क्यों करना चाहिए? बी वाला बी तो लेता है, लेकिन ध्यान रखो नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव लेता है। अच्छा सॉरी, कर जाएगा, हाँ बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर मैं कहूँ बी नेगेटिव, क्या ये बी पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट एनीवन, बिल्कुल सही बात है। क्या बी नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा? गोचाम जी अगर आप मेरे को बोल देते व्हाट्सएप में मैसेज करके, तो मैं अलग अलग भेज देता। कंबाइन करके पीडीएफ भेजने का पर्पस ये होता है, क्योंकि अगर मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ तो उस पे आप लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि सर पुराना वाला भी भेजो। तो उस वजह से कंबाइन करके एक पीडीएफ भेज दिया जाता है। आपको उस पे नहीं बन रहा है तो मेरे को बोल दो, मैं अलग से भेज दूंगा। बात तो करो आप। ये बात अगर आप व्हाट्सएप पे बोल दिए होते तो अभी तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो गया होता। बिल्कुल, बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव लेगा। ठीक है। तो चलो आज का पीडीएफ मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। तो ये बताया करो आप लोग कैसे आपको ठीक रहेगा। कंबाइन पीडीएफ इसलिए दिया था ताकि एक जगह क्वेश्चंस अरेंज रहें, बहुत सारे पीडीएफ हो जाते हैं तो उसमें आप ही लोगों को कंफ्यूज होता है। इस वजह से मैंने कंबाइन नहीं दिया, वो कंबाइन दिया है ना, तो अलग चाहिए आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। पीएच क्या बताता है सर? एसिडिटी या बेसिसिटी। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 से कम मतलब एसिड, 7 से ज्यादा मतलब बेस। तो यहाँ पे बताना पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड की क्या होती है। मॉडर्न इंडिया तो इम्पोर्टेंट होता है वैसे एग्जाम के लिए। मॉडर्न इंडिया में गांधी के बाद का जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 साल से यूपीएससी से देखा जा रहा है रिलेटिवली क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ बताइए सर इसका आंसर। एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ठीक है। एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4। चलो ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, 10 सवाल हो गए हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? जो प्योर वाटर या कह लो डिस्टिल वाटर है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 6.4, 6.6, 7, 7.4। ठीक है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? बिल्कुल,
पीएच वैल्यू प्योर वाटर का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन कर दिया है कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड होता है, 7 से ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो किसका पीएच वैल्यू कितना होता है ये सब इसमें मेंशन है। वैसे एग्जैक्टली पूछे चांसेस है कम, बस ये आइडिया रख लेना कि बेस कैटेगरी में कौन है, एसिड कैटेगरी में कौन है। जैसे मिल्क हो गया, ये भी लिटिल एसिडिक होता है। ब्लैक कॉफी हो गई, ठीक है, ये लिटिल एसिडिक होता है ना। और इसके इधर जाओगे जैसे एग है, बेकिंग सोडा है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो एक थोड़ा सा रिगार्डिंग इसके आइडिया बना के रखेंगे ना। Question number 12. In the exothermic reaction, heat is absorbed, heat is evolved, heat doesn't change, temperature remains constant. बताइए सर, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट डजंट चेंज, या फिर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए सर। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखना, एक्सो है मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। आउटर, एक्सो वर्ड हमेशा रिलेट होगा एग्जिट से, आउटर से। एंडो वर्ड हमेशा किससे रिलेट होगा, एंटर से या फिर इनसाइड से। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक हीट एंटर कर रही है, मतलब हीज हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। और थर्मिक वर्ड किससे रिलेट है, हीट से रिलेट है। ठीक है, थर्मिक वर्ड मींस हीट, एक्सो मतलब हीट आउट। ठीक है, तो हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही पारिवारिक क्वेश्चन है। इन एलपीजी द मेन कंपोनेंट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ब्यूटेन, या सल्फर डाइऑक्साइड। एलपीजी में मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्यूटेन है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, बताइए सर। बिल्कुल। अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी सिलेंडर को अगर आप देखोगे तो उसमें मेनली आपको कौन सी गैस दिखाई देगी, ब्यूटेन दिखाई देगी। उसके अलावा प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रोजन और इथेन ये छोटे अमाउंट में होती है। बट मेनली इसमें कौन सी गैस आपको देखने को मिलेगी, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। ठीक है, तो एलपीजी हो गया। ये आपके जो लाइटर्स होते हैं, है ना, सिगरेट लाइटर्स वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है, मेनली ब्यूटेन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस, गैसोलीन। इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। हाँ जी, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है कि पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न करने पर कितना किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब पर केजी ऑफ हाइड्रोजन बर्न करने पे कितना किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगी हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू।
और कितना केजी ऑफ चारकोल हीट करने पर कितना किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगी चारकोल की वैल्यू। ठीक है। तो और कितना केजी ऑफ नेचुरल गैस हीट करने पर, बर्न करने पर कितना केजी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगी नेचुरल गैस। और कितना केजी ऑफ गैसोलीन बर्न करने पर कितना केजी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो जाएगी गैसोलीन की कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं, एक अमाउंट उनका फिक्स करते हैं और उसको बर्न करके देखते हैं कि वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस अपॉन उनका वेट, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर इन चारों में कंपैरिजन करोगे तो हमें लगता है नेचुरल गैस, बट करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी। 1 केजी हाइड्रोजन बर्न करने पे 1,50,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर आप नेचुरल गैस का देखोगे तो वो करीब अराउंड 50,000 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से तो काफी कम है नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो चार ऑप्शन मेंशन है, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की। ठीक है सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबसे फटाफट आग कौन पकड़ता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने बोला है कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हो सकता है कोई फटाफट आग प्रोड्यूस, आग पकड़ के बहुत जल्दी बंद भी हो जाए। जैसे पेपर है, पेपर तो बहुत फटाफट आग पकड़ेगा, बंद हो जाएगा, बट उतनी ही देर में वो हीट प्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर पाएगा ना। तो दोनों में फर्क है, फटाफट आग पकड़ने वाले में फर्क है और हीट देने वाले में फर्क है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? रॉकेट में क्रायोजेनिक फ्यूल में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है आपका। कैरोसिन से तो बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन, कैरोसिन तो बहुत कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ब्राउन कोल। कोयला काला होता है लेकिन कुछ कोयले ब्राउन भी होते हैं। ठीक है, जरूर वो कोल क्वालिटी में अच्छे नहीं होते होंगे तभी वो ब्राउन है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, इनमें से किस कोल को ब्राउन कहते हैं? ब्राउन कोयला। लिग्नाइट को कहते हैं सर, ब्राउन कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट। देखो, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट कोल की क्वालिटी डिसाइड की जाती है। जैसे नंबर 1 पे आता है एंथ्रेसाइट, फिर आता है बिटुमिनस, थर्ड टॉप क्वालिटी इज लिग्नाइट और सबसे वाहियात होता है पीट। तो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही वो बर्न करने में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी उनकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा हीट कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और पॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम करेंगे। तो सबसे ज्यादा हाई कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा एंथ्रेसाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कोल अगर आप देखोगे दुनिया में तो वो बिटुमिनस पाया जाता है। तो जनरली अगर आप देखोगे दुनिया में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कौन सा कोयला यूज करते हैं, वो बिटुमिनस यूज करते हैं। क्योंकि एंथ्रेसाइट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत रेयर है, वो बहुत कम है। मेजॉरिटी कौन सा मिलता है हमें, बिटुमिनस मिलता है, तो हम बिटुमिनस यूज करते हैं। पीट एक तरीके का कोली है। ठीक है, मतलब उसमें आपका जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ही लो होता है ना, और बहुत ही लो हीट कंटेंट होता है। इसको यूज करने पे आपका हीट से ज़्यादा तो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो शुरुआती फॉर्मेशन होती है कोल की उसमें ये काउंट होता है।
ठीक है, तो ये भी एक तरीके का पोल ही है। ठीक है सर। चलो, तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज डू लेट मी नो। लिग्नाइट बी है, लिग्नाइट ऑप्शन बी है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा वो। ठीक। चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो, जीके इज द टॉपिक, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबका मिल जाता है इसमें, है ना। हाँ, उसी को हीट करके वो जो चारकोल बनाते हैं, उसमें भी यूज हो जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? हाइड्रोजन, हीलियम, मरकरी, प्लेटिनम, इसमें सबसे हल्का कौन है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? हम्म। तो नम वेट के हिसाब से देखोगे तो सबसे कम बेचारा कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, देन आता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर वो कहानी बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे हल्का वेट अगर आप देखोगे तो किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम इट्स ओर। एल्यूमिनियम किस ओर से निकलता है? जैसे आयरन अगर आप पूछो, आयरन निकलता है मैग्नेटाइट। आयरन की ओर का नाम क्या है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ये आयरन की ओर का नाम है। इसी तरह से एल्यूमिनियम की ओर का नाम पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम निकलता है सर बॉक्साइट से। ठीक है, एल्यूमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट से। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो इंडिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो दैट इज उड़ीसा। ठीक है, तो ये रहा आपका उड़ीसा। और आप देख सकते हो भरा पड़ा है उड़ीसा लोकेशन ऑफ बॉक्साइट से। काला हांडी है ना, लोकेशन जैसे काला हांडी, कोरापुट, बारागढ़, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। तो ये सारी बेल्ट उड़ीसा में किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। बाकी जो जो लोकेशन है वैसे एक बार इसमें मैं मतलब मेंशन कर दिए। उड़ीसा के बाद सेकंड अगर आप टॉप देखोगे बॉक्साइट के मामले में, तो दैट इज योर गुजरात, है ना। तो ये सारी लोकेशंस एक बार देख लेना। मेन मेन तो ये अगर पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो उसे ध्यान रखना, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। चलो, अब थोड़ा सा रॉकेट रॉकेट खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? जैसे ASLV, SLV, PSLV, GSLV, ये सब क्या है सर? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, है ना। ये कह लो रॉकेट्स हैं ये, और इनकी मदद से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो इनको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहा जाता है। तो SLV की फुल फॉर्म तो सर समझ में आ जाती है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें ए का मतलब क्या है?
ए का मतलब है ऑगमेंटेड, ठीक है, ए का मतलब है ऑगमेंटेड। तो ये इसरो की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले इन्होंने एसएलवी बनाया था, फिर एएसएलवी, फिर बनाया पीएसएलवी, फिर बनाया जीएसएलवी एमके 2, और अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है जीएसएलवी एमके 3। ये टोटल आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के, ठीक है। तो पूरी लिस्ट आपका यहाँ पर मेंशन है। तो जैसे जैसे वेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते गए, हम लोगों ने नाम भी चेंज करते गए। तो यहाँ पर बात हो रही एएसएलवी की। एएसएलवी की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। which is India's first experimental satellite launch vehicle? बिल्कुल, अभी ये दिखाया था SLV-3। सबसे पहले क्या बनाया था? SLV-3, देन ESLV। तो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था? SLV-3 था, ठीक है, पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 20, which type of fuel is used by GSLV in its operation? Which type of fuel is used by GSLV in its operation? Only solid fuel, only liquid fuel, liquid in first stage, solid in second stage, या फिर फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड। देखो जीएसएलवी की अगर हम बात करें तो 3 स्टेज फ्यूल होता है इसमें। 3 स्टेज में अगर आप देखोगे, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल कैसे होता है? जैसे गन पाउडर होता है, जैसे बुरादा होता है ना, वो क्या होता है? सॉलिड होता है, उसको बर्न करते हैं, उससे इग्निशन जनरेट होता है। फिर ये सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज होता है, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है, उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है। क्रायोजेनिक इज द लेटेस्ट अपडेशन। अभी तक सॉलिड लिक्विड फ्यूल यूज होते थे, लेकिन उनकी एक लिमिट थी। जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और एफिशिएंटली आपको हीट प्रोड्यूस करनी हो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड से इतना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी कि वो ज़्यादा वेट उठा पाए। तो ज़्यादा वेट उठाना है तो हम क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है इट एट नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन को क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं, है ना। तो 3 स्टेज होती है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड होता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड होता है, और थर्ड स्टेज में जाके आपको क्रायोजेनिक फ्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा लिखा भी है, प्रोपल्शन इसमें सॉलिड है, देन लिक्विड है, एंड देन क्रायोजेनिक है। तो जीएसएलवी में क्रायोजेनिक फ्यूल को ऐड किया गया। पीएसएलवी तक सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड तक लिमिटेड था और कुछ नहीं था पीएसएलवी तक। जीएसएलवी में तीनों दोनों को ऐड किया गया। चंद्रयान 3 जीएसएलवी एमके 3 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली तीनों स्टेज यूज हुई होंगी, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है ना लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज कर रहे हो। चंद्रयान 3 किससे भेजा गया था? जीएसएलवी एमके 3 से भेजा गया था। तो ऑब्वियसली बात है, जीएसएलवी एमके 3 में तीनों स्टेज होती हैं, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी क्रायोजेनिक फ्यूल की, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ये क्रायोजेनिक समझ में आया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप, इसरो कब सेटअप हुआ था? 1962 में, 1969 में, 1972 में, या फिर 1952 में? इसरो कब सेटअप हुआ है सर? 1962, 69, बताइए जरा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1969। इसरो की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले कमेटी बनी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, 1962 करीब में। तो एक कमेटी बनती है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर बनती है। इसमें जो मेन रोल प्ले किया आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रोल प्ले किया। अभी एक वेब सीरीज भी आई है रॉकेटरी, वो इसी पे बेस्ड है, आपका होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम के रोल को हाईलाइट करती है, ठीक है। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया थुम्बा में, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, थुम्बा में बनाया, तिरुवनंतपुरम के पास, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनकोस्पर था, ये इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका ही नाम बदल के एक प्रॉपर क्या स्टैब्लिश की गई, इसरो स्टैब्लिश की गई 1969 में, ठीक है। फिर इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हटा के किसके अंडर डाल दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर डाल दिया गया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, तो और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो जैसे क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो? तो अभी देख लिया, हेड क्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ पर है सर? आपका बेंगलुरु में है। पहले ये इनकोस्पार था 1962 में, इनकोस्पार से नाम चेंज होके क्या हो गया? इसरो इन 1969 में। अब ये किस डिपार्टमेंट में आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी मिनिस्टर कौन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है अभी? और इसरो में अगर सबसे बड़ा नाम आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। जैसे एटॉमिक एनर्जी में इंडिया में सबसे बड़ा नाम किसका है? होमी भाभा का, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। इसी तरह से फादर ऑफ स्पेस इन इंडिया कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। बिल, अरे वाकई यार, शॉर्ट में लिखने लगे अब तो आप लोग। हाँ, कि मिस्टर किरण रिजिजू जी इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, नॉट ट्रू अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च। मतलब कुल मिला के इसरो के बारे में पूछ रहा है, इसरो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, दूसरा कह रहा है डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, ये तो अभी मैंने बताया। इसरो वाज सेटअप इन 1962, ये इरसो नहीं होगा, ये इसरो होगा, ठीक है। इसरो रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बिल्कुल ये भी सही बात है, अभी देखा हमने, ठीक है। सी वाला ऑप्शन, इसरो 1962 में नहीं, कब बनी थी? 69 में। और ये सही बात है, पहली सैटेलाइट हमारी कौन सी थी? आर्यभट्ट थी, ठीक है।
इसरो वाज सेटअप इन 1962, ये गलत है, इट इज इन 1969, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट पर्सन टू गो इन द स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन कौन थे? हाँ जी, स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन कौन थे? तो अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे नहीं आना, ये नहीं सोचना कि बोल्ड है तो सही होगा, ठीक है, गलत भी हो सकता है। वैसे करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन थे? राकेश शर्मा थे, एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो सोवियत का आपका स्पेस एजेंसी है, ठीक है, सोवियत की स्पेस एजेंसी के थ्रू इंडिया और सोवियत का जो स्पेस प्रोग्राम था उसके कोलैबोरेशन में उनको स्पेस भेजा गया था, ठीक है। जब वो स्पेस में गए थे तो हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनसे बात भी की थी राकेश शर्मा से कि राकेश शर्मा, इंडिया स्पेस से कैसे दिखता है ऊपर, उनका सवाल था ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, ठीक है। बाकी तो दुनिया जानती है। अरे टाइपिस्ट की बात मत करो ठीक है। हाँ, राकेश शर्मा अभी भी हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले उनकी न्यूज़ पढ़ा था। देखो ये सारी चीजें ना, एंड ऑफ द एग्जाम से पहले ये सारी चीजों पे ध्यान मत दो, है ना। एग्जाम का हमेशा से रूल है, एग्जाम से पहले कोई बकवास नहीं करनी है आपको, कोई मोरल डाउन नहीं करना, बस कुछ भी नहीं सुनना है। कोई कह रहा है पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा है कि नहीं मेरा तो सीट पक्का है, कोई कह रहा है कि नहीं तुम्हारा पक्का नहीं होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास हो जाती हैं एग्जाम से एक दिन पहले, इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको सिंपली जाके फोकस करके एग्जाम दे के आना है, ये सारी चीजों पे आफ्टर द एग्जाम फिर निपटना है, ठीक है। फिर एक एक से पूछना, हाँ भाई तुम्हारी सीट पक्की थी, चलो तुम्हारी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आप ही को नुकसान करेंगे, और मेजॉरिटी कई बार लोग आपको डिमोरलाइज करने के लिए इंटेंशनली ऐसा कर देते हैं ना, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब तक एग्जाम दे रहे हो तब तक कुछ नहीं सुनना है, कोई कुछ भी बोले डजेंट मैटर, कोई गाली दे सुनना ही नहीं है, और जैसे ही एग्जाम से निकलो एक एक से बात करनी है कि हाँ भाई तुम ये कह रहे थे, तुम ये कह रहे थे, ठीक है। तो फेक अकाउंट से इस तरह से लोग करते रहते, उस पर आप लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करो। कंपटीशन का सबसे बड़ा रूल होता है सिर्फ अपने आप को देखो और किसी को मत देखो, है ना। तो अभी बस आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। और अभी एपीएसएसबी ट्रस्टेड चल रहा है, एपीएसएसबी आपका अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, प्रॉपर आपका शेड्यूल आता है, सिलेबस आता है, प्रॉपर टाइम पे रिजल्ट आता है ना, टाइम पे अपॉइंटमेंट हो रही हैं। तो एपीएसएसबी का हिसाब तो अभी बढ़िया चल रहा है ना, तो इतना आप उसको दिल पे मत लो, ठीक है। चलो, आखिरी क्वेश्चन है आज का। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, अहमदाबाद या श्रीहरिकोटा? अभी बस स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में देखना, पहले एग्जाम दे लो, है ना, पहले एग्जाम दे लो बिंदास। बिल्कुल, सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको कहाँ पर मिलेगा? श्री हरिकोटा में मिलेगा, ठीक है। ये लॉन्चिंग पैड है, यहाँ पर आपको जो जैसे अभी GSLV-3 ये चंद्रयान लॉन्च हुआ तो श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लॉन्चिंग पैड मिलेंगे जहां से आपकी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च करने वाला ये स्पेस है इसरो का श्रीहरिकोटा, इसीलिए इसको द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बन के आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये नहीं कहना हो हमने सवाल हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ना, तो इसका भी करेक्ट आंसर श्रीहरिकोटा होगा। चलो जी, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब देखो, मेरा सीधा सीधा एडवाइस अब यही है कि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कल आपका एग्जाम है ना, कल आपका एग्जाम है।
जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पढ़ाई कर लें, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अभी तक सीरियसली पढ़ाई करते आ रहे हैं और सीरियसली उन्होंने रिवीजन भी किया है, टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, क्विज़ेस वगैरह लगाई हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करी है। उनके लिए मैं यही कहूँगा, आज के दिन अपना माइंड रिलैक्स करिए। कल बहुत ज़रूरी है आप स्ट्रेस में ना जाएं, है ना, क्योंकि आपको तैयारी अच्छी होती है बट कई बार क्या होता है, एक टेंशन अंदर से होती है, एक अंदर से एंजाइटी होती है, वो पेपर खराब कर देती है। एंजाइटी में हमें लगता है शुरू के 5 क्वेश्चन करें नहीं बने, हम तुक्के लगाने लगते हैं। ये गलती मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैथ्स के पेपर में आपके जो भी सवाल हैं उसको एक सिंगल, जितने एक बार में बनते जाएं बना लीजिए। उसके बाद फिर आप इंग्लिश पे जाएं, फिर आप जीके पे जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करिए, इंग्लिश, जीके। आपका हो सकता है अपना इंडिविजुअल तरीका भी हो सकता है, बट मेरा रिकमेंडेड तरीका यही है। और मेजॉरिटी टाइम आपको मैथ्स के लिए फिक्स करना है। मैथ्स में क्या करना है, कुछ क्वेश्चन एक बार में बन जाएंगे, खटाक से उन्हें बना दो। कुछ क्वेश्चन जो लगेगा कि अभी नहीं बन रहे बट बाद में दोबारा एक बार नजर मारेंगे, अभी आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो उनको गोला मार दो, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब एक बार आपका सारा मैथ्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए, जीके हो जाए, तो फिर वापस से उन क्वेश्चन पे आप जाओ, और फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी वो क्वेश्चन हो जाएं। फिर तीसरे अटेम्प्ट में कोशिश करो जो क्वेश्चन रह गए हैं उनमें सर पैर हाथ दिमाग मारने की, कि अब वो क्वेश्चन बच जाए, ठीक है। सेम प्रोसीजर इंग्लिश में, सेम प्रोसीजर जीके में। जीके में तो खैर क्या हाथ पैर मारोगे, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, थोड़ा बहुत रिकॉल कर सकते हो, बाकी कोई बाकी तो फिर जीके में अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैथ्स में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के सवाल बन जाते हैं। मेजोरिटी टाइम मैथ्स को अलॉट करना, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे हैं तो हम राइट इक्वालिटी लगा के हर सब्जेक्ट को 1 1 1 आवर देंगे, ऐसा नहीं करना है। मेजोरिटी टाइम मैथ्स को दो, है ना, तो 20 20 मिनट में एक जीके इंग्लिश निपटाओ 40 मिनट्स में। बाकी जो टाइम है 2 आवर 20 मिनट्स, कितना यही बचा ना, सॉरी, हाँ, 20 20 40 मिनट्स हो गया ना। या बहुत टाइम दो तो 30 30 मिनट दे दो, 1 आवर, तो 2 आवर मिनिमम मैथ्स को देने हैं आपको, ठीक है। 2 आवर मिनिमम मैथ्स को देने ही देने। 30 30 चलो जीके इंग्लिश को कर देना, बाकी तो ये 60 मिनट हो गए, बाकी 1 घंटे में ये पूरा निपटाओ, 2 घंटे मैथ्स को देना। मैथ्स को टाइम ज़्यादा लगेगा, उनके सवाल लेंदी होते हैं। और मैथ्स में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे वही आएंगे जो आपको जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही कॉमन सिलेबस है, उससे बाहर क्या बना देगा एग्जाम में। जीके ऐसा टॉपिक है, जीके में कुछ भी पूछ लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा वोकैब आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है कभी कभी, लेकिन जीके में तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लें। हालांकि अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है घूम फिर की चीजें लगभग उसमें से ही बन जाती है ना। तो कल के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आप सबको, उम्मीद है अच्छे से आप एग्जाम देंगे। कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। तो ये भारी भारी वर्ड है, ऐसा नहीं इतना दब जाओ कि एनजाइटी क्रिएट कर लो, स्ट्रेस क्रिएट कर लो। मेरा सबसे ज्यादा बड़ा टेंशन है कि आप लोग स्ट्रेस में ना जाना, है ना। जैसे अभी किसी ने कुछ बोल दिया, आप लोग स्ट्रेस में आ गए, तो स्ट्रेस से चीजें सिर्फ आप खराब करोगे और कुछ नहीं, है ना। कल बस जाओ, एग्जाम अटेम्प्ट करो, नहीं होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो ऐसा नहीं जिंदगी थम जाएगी कि मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मेहनत की है तो हो सकता है उसका अभी नतीजा ना मिले, बट एक दिन जरूर मिलेगा, है ना। मेहनत कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। तो अभी बस आप लोग एग्जाम दो। लारा जी इस बार उम्मीद करके जाओ, इस बार आप निकालो, ठीक है। बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं हमारा जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है उसका एग्जाम निकले, जो लोग इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ कैसी होती है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। उसके अलावा जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ वैसे मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। फिर भी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो नहीं मिल रही है पीडीएफ, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642। कोई डाउट हो या पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और अभी मैं जो पीडीएफ भेजूंगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 11 की फिर भेजूंगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है सर। चलो, तो बिंदास होके पेपर देना है,
पेपर में कल एग्जाम, वो टाइम पे उठना है, नींद प्रॉपर लेनी है ना, क्योंकि नींद अच्छे से नहीं होगी तो वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी। और कुछ लाइट खाना खा के जाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब पेट भर के जा रहे हो, कुछ लाइट खा के जाना, एनर्जेटिक। जैसे एक रिवाज होता था पहले, दही चीनी खा के भेजा जाता था, तो उसका एक रीजन था, उससे माइंड आपका फ्रेश रहता है। तो कुछ थोड़ा सा ठंडा लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए सर, तो कल के लिए उम्मीद है आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। और जैसे ही आप लोग एग्जाम दे के निकल के आएंगे तो पेपर को शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि पेपर जितना जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे उतना जल्दी हम आंसर की बना देंगे, उतना ही जल्दी पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आंसर की से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका आप इवेल्युएट कर पाओगे कि कितना पेपर आपका कैसा गया है ना। तो आइडिया तो लग ही जाता है कि कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है सर। चलो, तो फिर कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू मोंकांग जी। हमारा भी आप लोगों के प्रति यही है कि बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए किया जाए, क्योंकि हमारा देखो मेन प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन है। अगर हम कॉम्पिटिटिव फील्ड में आए हैं तो हमारा मेन पर्पज है कि आपका सिलेक्शन चले, निकले। क्योंकि आपका सिलेक्शन निकलेगा तो हमें भी प्राउड फील होगा, क्योंकि वो प्रोफेशन बिल्कुल बेकार है जिसमें आप प्राइड फील नहीं करते हैं, और हम प्राइड फील करते हैं आपके सिलेक्शन से। जब आप बोलते हैं कि हाँ हम यहाँ सिलेक्ट हो गए, तब हमें लगता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो वर्दी है। ठीक है। वर्दीनेस आती है आपके आउटपुट से। तो कल हमारा भी मान रखिए, है ना। और जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करिए। बाकी तो देखो लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। तो मेरा बस बार बार एक ही पॉइंट है, स्ट्रेस मत लेना, कूल माइंड से जाएंगे तो पेपर ज्यादा अच्छा करके आएंगे। ठीक है सर। थैंक यू मोमकंग जी। चलिए सर, तो फिर अब आप कल एग्जाम दीजिए, फिर मिलते हैं एग्जाम बाद वीडियो डिस्कशन में। ठीक है सर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं सर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ठीक है। चलिए सर, गुड बाय।